वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के वॉर के बारे में और उनके वॉर की वजह से बिजनेसेस पे क्या अच्छा या बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। फिर हम बात करेंगे डिक्सॉन की, उसके बाद हम बात करेंगे शिप रॉकेट के पार्टनरशिप के बारे में। फिर हम बात करेंगे 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने 500% का ग्रोथ दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉक्सकॉन की, फिर हम बात करेंगे इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया की, और फिर डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज और सिग्निफाई इंडिया ने एक ज्वाइंट वेंचर बनाने का फैसला किया है, जिसमें दोनों कंपनीज 50:50 की पार्टनरशिप में लाइटनिंग ओईएम प्रोडक्ट्स बनाएंगी। यानी कि जैसे ट्यूबलाइट हो गया या फिर जो गाड़ियों में लगने वाले इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, एलईडी लाइट्स होती हैं, वो सारी चीजें। और अब अगर हम इस एग्रीमेंट की बात करें तो इस एग्रीमेंट के तहत डिस्कॉन अपने नए ज्वाइंट वेंचर में 50% हिस्सा पाने के लिए अपना पूरा लाइटनिंग बिजनेस ट्रांसफर करेगा। इसमें उनकी एक सब्सिडरी कंपनी भी शामिल है जिसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी का जो पूरा ओनरशिप है वो फिलहाल डिक्सॉन के पास ही है। और ये जो ट्रांसफर होगा वो नॉन कैश बेसिस पर होगा, यानी कि डिक्सॉन इसमें कोई पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि वो अपना एग्जिस्टिंग लाइटनिंग बिजनेस देकर नए ज्वाइंट वेंचर में अपना आधा हिस्सा ले रहा है। अगर मैं सिंपली बताऊं तो डिक्सॉन पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि अपना बिजनेस दे करके ज्वाइंट वेंचर में इक्वल पार्टनर बन रहा है। तो ये कहानी है। और इस पार्टनरशिप में जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो दोनों के बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स बराबर ही होंगे, दोनों में कोई भी फेरबदल नहीं होने वाला है। और ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो इनके बीच में डील चल रही है वो 30 नवंबर 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। और जैसा कि मैंने बताया, डिक्सॉन अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका स्टेक दे रहा है। मतलब जो हमारा कंपनी है सिग्निफाई इंडिया, वो कैश इन्वेस्टमेंट करेगा और डिक्सॉन टेक्नोलॉजी अपना बिजनेस देगी। आप इस तरीके से समझ लो, मैंने थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझाया है। अगली बिजनेस न्यूज है उन स्मॉल कैप कंपनीज की जिसने 500% से ज्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। जी हाँ, और इसके साथ साथ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है इन कंपनीज के साथ, क्योंकि FY25 में ये जो 3 कंपनीज हैं, जिसमें तेजस नेटवर्क हो गया, MCX हो गया और सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, इन सभी ने 500% से ज्यादा का ग्रोथ दिखाया और सारे इन्वेस्टर्स का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। वहीं पे जो तेजस नेटवर्क है उसको तो BSNL से एक ह्यूज डील मिला था, और वो डील था 74.9 बिलियन रुपीस का, जिसके वजह से तेजस नेटवर्क का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को बूस्ट मिला। लेकिन अब ऑर्डर्स कम है, रिसीवेबल्स हाई हैं और कैश फ्लो के ऊपर भी प्रेशर है। तो ये प्रॉब्लम चल रहा है तेजस नेटवर्क के साथ। दूसरी कंपनी की बात करें तो उसका नाम आपको बताया मैंने, सिग्नेचर ग्लोबल। ये एक रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है जिसने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई और 102.9 बिलियन रुपीस की सेल्स की। उसके साथ साथ 531% का प्रॉफिट भी देखने को मिला। लेकिन इस स्टॉक के साथ जो प्रॉब्लम है वो है हाई पीई की। इसकी जो वैल्यूएशन है वो 181 टाइम्स है, यानी कि जो पी है वो 181x है, जो काफी ज्यादा महंगा है। हालांकि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग लॉन्च पाइपलाइन है, लेकिन वैल्यूएशन तो रिस्की है ही, इसलिए आप बहुत ही सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना इन कंपनीज के अंदर। तीसरा MCX का तो आपको पता है एक मोनोपोली चल रहा है, वो भी कमोडिटी ट्रेडिंग में, कोई और कंपनी है नहीं। तो उस मोनोपोली का फायदा उठाते हुए वॉल्यूम्स डबल हुए, मार्जिन 63% तक बढ़े और प्रॉफिट 575% तक बढ़ गया MCX का। और MCX को जो सेंटिमेंट मिल रहा है उसके पीछे का 2 रीजन है। पहला इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा सिल्वर ऑप्शंस, क्योंकि ये दोनों आने वाले हैं MCX में बहुत ही जल्द। लेकिन इसका भी सेम प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन। MCX की वैल्यूएशन 70 टाइम्स है, तो PE 70x के आसपास चल रहा है, जो कि हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफी ज्यादा है। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल देखो MCX का तो आपको ये समझ में आएगा कि 70 का वैल्यूएशन वाकई में काफी ज्यादा है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है उनकी, सस्टेनेबल है, पर सवाल उठ जाता है वैल्यूएशन के ऊपर। क्या वाकई में इतना ज्यादा वैल्यूएशन सही है इन कंपनीज का? 181 टाइम्स, मतलब आप समझ रहे हो 181 टाइम्स का वैल्यूएशन कितना हो गया? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर या अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि हम डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका पीई इससे भी ज्यादा होता है। तो आप हाई पीई कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हो, नहीं करते हो, वो सब कुछ हमें जरूर बताना।
बताना। अगली बिजनेस न्यूज है शिप रॉकेट की। शिप रॉकेट ने फिंड के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, जिसका गोल है D2C, यानी कि जो D2C ब्रांड्स हैं उनके लिए लास्ट माइल डिलीवरी को इफिशिएंट बनाया जा सके। लास्ट माइल डिलीवरी से मेरा मतलब है कि वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक पहुंचाना, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है D2C जो बिजनेसेस होते हैं या फिर जो शिपिंग का प्रॉब्लम होता है, उसमें अक्सर सामान या तो गलत पहुंच जाता है या तो लेट पहुंचता है, कभी कभी तो पहुंचता भी नहीं है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था, कुछ जूते ऑर्डर किए थे मैंने, और वो जूता आने वाला था D2C से, एक मतलब शिपिंग कंपनी है, और उसने गड़बड़ी कर दी। समझ रहे हो? अब तो बहुत ही इरिटेटिंग फेज था मेरे लिए। और शिप रॉकेट का आपको पता ही है, शिप रॉकेट IPO की तैयारी कर रहा है, तो वो अपना पोर्टफोलियो, अपने बिजनेस और अपने जो बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब सुधारना चाहता है। शिप रॉकेट के साथ भी बहुत सारे कस्टमर रिव्यूज के प्रॉब्लम थे, तो वो सब एक तैयारी के साथ शिप रॉकेट आने वाला है ताकि उनको पैसे ज्यादा रेस करने में आसानी हो। अब मैं आपको फिंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। तो इनका जो पार्टनरशिप है, इसमें क्या होगा, फिंड के प्लेटफॉर्म पे जो ब्रांड्स हैं वो शिप रॉकेट का डिलीवरी सिस्टम यूज कर पाएंगे, और ये सिस्टम AI बेस्ड होगा, और इसमें कई सारे जो हैं टूल्स होंगे, जैसे कि कॉस्ट को सही से चेक कर पाना, स्पीड, पिन कोड बेस पे ट्रैकिंग का जो पूरा उनका ID होता है, ट्रैकिंग कैसे हो रही है, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ ब्रांड्स अपने ऑर्डर को जल्दी और इफिशिएंटली डिलीवर कर पाएंगे, स्पेशली Tier 2 और Tier 3 सिटीज में। अगली बिजनेस न्यूज है फॉक्सकॉन की। फॉक्सकॉन ने मार्च से मई 2025 के बीच इंडिया से $3.2 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए, जिसमें जो नंबर ऑफ आईफोन्स है वो 97% US भेजे गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए और फॉक्सकॉन के लिए भी। और आपको पता है ट्रंप ने चाइना के ऊपर कैसे कैसे टैरिफ्स लगाए थे, कितने हाई टैरिफ्स लगाए थे। तो ये एप्पल की स्ट्रेटेजी है ताकि वो चाइना पर लगाए गए हाई टैरिफ्स को बाईपास कर सके इंडिया के थ्रू। तो मैं आपको कुछ डेटा भी बताना चाहता हूँ। 2024 में ये जो शेयर था वो सिर्फ 50.3% था, लेकिन अब एप्पल इंडिया से ही मोस्टली जो अपने फोन्स हैं, आईफोन है, वो US के मार्केट में सर्व करेगा। और ये जो मैंने 50.3% बताया, ये मेरे कहने का मतलब था कि अभी 97% जो एक्सपोर्ट है फॉक्सकॉन का वो US में हो रहा है, लेकिन 2024 में सिर्फ 50.3% आईफोन्स ही इंडिया से US में जा रहे थे। तो अब US में बिकने वाले ज्यादातर एप्पल के आईफोन्स इंडिया से ही सर्व करने की प्लानिंग में है एप्पल। मतलब आप समझ रहे हो, अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा और इंडिया से ही US में भेजा जाएगा। वहीं पे अगर मैं आपको डेटा कुछ नंबर्स की तरफ ले चलूं, तो मार्च में $1.3 बिलियन और मई में $1 बिलियन के फोन्स US में भेजे गए, और इस मूव से एप्पल की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो रही है। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी कहना है कि हो सकता है 2025 में ग्लोबल आईफोन शिपमेंट्स का 25 से 30% इंडिया से हो सकता है, जो कि 2024 में सिर्फ 18% ही था। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सामने आकर के कह रहा था कि एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ये एक तरह की धमकी भी थी, और इस पे मैंने 2 वीडियोस बनाए थे। एक वीडियो तो ये वाला जिसमें पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, ऊपर आई कार्ड पे है, और दूसरा वीडियो जिसमें मैंने थोड़े से प्रॉब्लम्स भी बताए थे कि अगर एप्पल US में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल ले तो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, वो भी ऊपर आई कार्ड पे न्यूज है। वो दोनों वीडियोस भी आप देख सकते हो क्योंकि वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगली न्यूज है इजराइल की। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक कर दिया है, जिसके बाद ऑयल प्राइसेस 12% से ज्यादा तक बढ़ गए। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करें तो $76.61 और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $77.77 तक इनका प्राइस पहुंच गया है। और इस टेंशन की वजह से इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डर है कि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ वॉर हो गया तो, या फिर अगर ईरान ने इसके रिटेलिएशन में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को टारगेट कर दिया तो ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकता है। और इस सिचुएशन में ग्लोबल मार्केट में रिस्क सेंटिमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। कई सारे स्टॉक्स नीचे चले गए हैं, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। कुछ सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर भी गए हैं, बट लोगों के अंदर एक डर है। तो अब लोग
ओल्ड की तरफ वापस से स्विच होने का ट्राई कर रहे हैं या फिर शायद हो भी गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये एक नैरो समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है और ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट्स में से एक है। तो अगर ये ऐसा कुछ इशू होता है तो फिर पूरी दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का मतलब और इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करें तो ये ईरान और ओमान के बीच स्थित है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रोजाना यहाँ से 15 से 20 मिलियन बैरल ऑयल इसी रास्ते से गुजरते हैं और अगर ये रास्ता बंद हो गया या फिर ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया तो ऑयल सप्लाई ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट हो जाएगा, जिसका असर पूरे कंट्री में पड़ेगा। मतलब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और आपको पता है जो रेड सी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके वजह से टाटा मोटर्स पे कितना ज्यादा प्रेशर पड़ा था, टाटा मोटर्स के स्टॉक्स कितने नीचे चले गए थे। अगर आपको रेड सी के बारे में नहीं पता या फिर टाटा मोटर्स क्यों नीचे गया तो ऊपर आई कार्ड पे मैंने वीडियो का लिंक डाला है, स्क्रीन पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा, वो आप देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये वॉर बार बार, और ये वॉर सिर्फ आज का नहीं है कि ईरान और इजराइल के बीच वॉर चल रहा है, पैलेस्टीन के बीच, ये हिस्टोरिकल है काफी टाइम से। अगर हम ये देखें जो अभी फिलहाल पूरी सिचुएशन चल रही है तो लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन दागे गए इजराइल के ऊपर। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि ज्यादातर मिसाइल्स जो ईरान ने दागे थे उसको उसने काउंटर कर दिया। और फिर आपको पता है हमास के साथ क्या हुआ था, हमास ने इजराइल के ऊपर मिसाइल्स दागे, फिर इजराइल गुस्सा हुआ, फिर हमास के ऊपर डालने लगा। और इधर आप देख रहे हो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो इन्वेस्टर्स बहुत डरे हुए हैं और हमास की स्टोरी काफी ईरान से रिलेटेड भी है। देखो, हमास बेसिकली एक पैलेस्टीन का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान भी पार्शियली फंड करता है। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच वॉर चल रही है और सीधी सी बात, अगर हमास के ऊपर अटैक होगा तो पैलेस्टीन और ईरान शांत नहीं बैठेंगे। और आपको मैं एक डेटा बता दूं ये वॉर कितनी पुरानी है। अगर मैं आपको इजराइल का और हमास और ये जो ईरान है और जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट बताऊं तो एक डेटा है। अब ये डेटा कितना सच है कितना गलत है ये तो नहीं पता, क्योंकि कंट्रीज के बीच में वॉर होता है तो डेटा इधर उधर होता ही है। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहा था तो पाकिस्तान कुछ कह रहा था, इंडिया कुछ कह रही थी, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन है ये कि 2005 से हमास और कुछ अदर टेररिस्ट ग्रुप जो हैं उन्होंने इजराइल के ऊपर 20,000 से ज्यादा रॉकेट्स और मोटार्स दागे थे। तो ये जो लड़ाई है वो 2005 से चल रही है। इधर से इजराइल लड़ता है, इधर से ये लोग लड़ते हैं और अभी सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि ईरान कूद पड़ा है और अगर ऑयल पे थोड़ा सा भी फर्क पड़ा तो हर कंट्री में रिसेशन आ सकता है या फिर जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। इधर रशिया यूक्रेन चल रहा है और इधर से चाइना और यूएस का सिस्टम देख रहे हो आप किस तरीके से, टैरिफ वॉर, बिजनेस वॉर। तो इन्वेस्टर्स बहुत डरे हुए हैं कि आखिर होगा क्या। अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ है तो अगर और कंट्रीज आ गई इजराइल के साथ फिर पूरा मतलब मैस हो जाएगा। और आप बहुत सारी कंट्रीज में देख रहे हो किस तरीके से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन अभी वर्ल्ड में है इससे लोगों को लग रहा है कि रिसेशन आ सकता है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि ये जो रिसेशन है ये कोविड-19 से भी बुरा होने वाला है। इसका भी थंबनेल सामने और आई कार्ड पे लिंक है, आप वो देख सकते हो। अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ और उस बिजनेस न्यूज में हम ये समझेंगे कि इजराइल और हमास और ईरान के वजह से इंडियन स्टॉक्स पे कैसे कुछ कंपनीज पे बुरा असर पड़ रहा है, कुछ कंपनीज पे अच्छा असर पड़ रहा है। और ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई इन्वेस्टर हो तो। और ये न्यूज है एविएशन सेक्टर से। एयर इंडिया का प्लेन तो क्रैश हुआ है, आप सभी को पता है, और उसमें 241 लोग मारे गए और ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है जल करके, भाई बहुत भयावक था। लेकिन ये एक चीज है जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर बैठ गया और जो लोग जा रहे थे बोर्डिंग करने या फिर दूसरी फ्लाइट लेने वो लोग भी डर गए और उन लोगों ने भी टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके वजह से एविएशन सेक्टर पे थोड़ा सा ही असर पड़ेगा, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन प्रॉब्लम आ गई है वॉर की। ये जो ईरान के साथ वॉर चल रहा है उसके वजह से इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इन सबके शेयर्स 4% तक गिर गए। और अभी जब मैं ये न्यूज रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये और नीचे जाए। अब आपको पता है अगर इजराइल
इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता है। और मैंने आपको पिछली बिजनेस न्यूज में बताया कि ऑयल के प्राइसेस 12% तक बढ़ गए हैं। और एविएशन सेक्टर में जो सबसे ज्यादा कॉस्ट होता है वो सिर्फ दो चीज का होता है। पहला, एरोप्लेन को परचेज करना, जो कि एक लॉन्ग टर्म है। अगर कोई एरोप्लेन आज परचेज करता है तो वो 15 से 30 साल तक उसका लाइफ टाइम होता है। दूसरा, जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो ऑयल का होता है। और अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़े अचानक से या फिर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो ये सारे बिजनेसेस लॉस में भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ये अपने फेयर्स बढ़ाएंगे तो लोग कम ट्रेवल करना शुरू करेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है जिसको अर्जेंट है वो तो भाई ट्रेवल करेगा ही करेगा, लेकिन ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो इनके मार्जिन्स भी कम होंगे। तो ये बहुत ही वर्स्ट केस सिचुएशन अभी चल रहा है। और जेपी मॉर्गन ने तो वार्निंग भी दे दी है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में ऑयल का प्राइस $130 पर बैरल तक जाता है तो क्रैश आने की संभावना हो सकती है। मतलब आप ये खुद एक चीज समझ सकते हो। लेट्स सपोज आपको आलू चाहिए या फिर अमेजोन से कोई सामान चाहिए, आपने ऑर्डर किया अमेजोन से, तो अमेजोन तो लाएगा गाड़ी में, और अगर प्राइसेस ही बढ़े रहेंगे पेट्रोल डीजल इन सब के, तो फिर सिंपल सी बात है आपका जो एक्सपेंस है ट्रांसपोर्टेशन का वो भी तो उसी चीज में ऐड होगा, आपके आलू में, खाने में, चीनी में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज बहुत पहले ही पता रही होगी या अंदेशा हो गया होगा, इसलिए उन लोगों ने ऑयल पे अपनी डिपेंडेंसी पहले से ही कम करना शुरू कर दिया था। और आप सभी को पता है गवर्नमेंट कितना ज्यादा सब्सिडी दे रही थी कंपनीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और गवर्नमेंट ने जम के प्रमोट किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो यही सीन है, देखते हैं ये सिचुएशन कहां तक जाती है। और अगर कुछ और कंट्रीज भी इस वॉर में आई तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि आप रशिया यूक्रेन का वॉर देख रहे हो, वहां पे रशिया ने बॉन्ड्स के थ्रू पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दिए, और जब वॉर शुरू हो जाती है तो कई बार कई साल तक चलती रहती है, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है वो वॉर। और उससे सिर्फ एक या दो कंट्री अफेक्ट नहीं होते, उससे रिलेटेड जो 10 देश हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर ये वॉर जल्दी नहीं बंद हुआ तो फिर जितने भी एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, इन सब के शेयर्स में भी गिरावट आ सकती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। हालांकि जब वॉर होता है तो हर चीज बुरी नहीं होती है, कुछ बिजनेसेस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर। और ऐसा ही हुआ इजराइल और ईरान के वॉर के बीच। जब इन दोनों कंट्रीज के बीच वॉर बढ़ने लगा तो जितने भी डिफेंस स्टॉक्स थे उसमें जबरदस्त तेजी देखी गई, चाहे वो GRSC हो, BDL हो या BEL हो। इन सारे स्टॉक्स में 5% तक की तेजी देखने को मिली। हालांकि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ, आगे क्या होता है वो देखने में हमें मजा आएगा। और इस वॉर की वजह से निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 2.5% चढ़ गया। तो वॉर में क्या होता है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उनकी डिमांड बढ़ने की उम्मीद होती है, साथ ही साथ बहुत सारे मिसाइल्स भी, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया में बन रहा है, उसकी भी डिमांड आ सकती है। तो ये सारी रीजंस की वजह से डिफेंस सेक्टर में जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, फिर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया, और फिर अब ईरान और इजराइल का वॉर स्टार्ट हो गया है। तो पहले ही ये रैली शुरू हो गई थी डिफेंस सेक्टर में, और अब ये रैली आगे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ईरान ने रेटिलिएशन में क्या किया, 100 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे इजराइल के ऊपर, और टेंशंस बढ़ती ही जा रही है। और अगर ये टेंशन और ज्यादा बढ़ती है तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स और गोल्ड, ये दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके किसी भी डिफेंस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो। अपना रिसर्च जरूर करना, हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस भी जरूर लेना। और अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कोई भी फीडबैक है या सजेशन है तो वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।